Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 30th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ क्या है तो केरला में एक्चुअली सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। किस पर्सन ने यहाँ पर ब्लास्ट किए हैं, उसने क्यों ब्लास्ट किए हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। 2 killed 51 wounded in IED blast at Kerala religious gathering। तो इस पर्सन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है और एक रिलीजियस कन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियन ग्रुप है जेहोवा विटनेसेस, वहाँ पर इसने ये सीरियल ब्लास्ट किए। अब ये भी इसी कम्युनिटी का मेंबर था। अब इसने क्यों सीरियल ब्लास्ट किए हैं तो एक्चुअली इसने ऐसा रीज़न बताया है कि ये जो यहाँ पर लोग थे जेहोवा विटनेसेस के, ये एक्चुअली एंटी नेशनल थे एंड ये इनको रेक्टिफाई करना चाहता था बट दे वर नॉट रेडी फॉर इट। इनकी रॉन्ग आइडियोलॉजी थी कि बेसिकली ये सिखाते थे अपने लोगों को कि आपको नेशनल एंथम नहीं सिंग करना है, आपको डिफेंस सर्विस नहीं ज्वाइन करनी है, और जिसकी वजह से उसने ये सीरियल ब्लास्ट किए। ठीक है, तो एग्जाम्पल कहीं आपको लिखना हो तो बिल्कुल लिख सकते हो कि लोग कितने इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 डाई इन आंध्रा ट्रेन कॉलिजन। तो बहुत सारे हम ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं जहाँ पर ट्रेन कॉलिजन हो रहा है। रीज़न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे कि यहाँ पर मिस्ड सिग्नल, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ओल्ड ट्रैक्स। तो ये जो रेलवे है ये एक्चुअली टॉपिक है GS3 में, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। एंड एक और अनाउंसमेंट था कि इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप PDF बाय कर रहे हो प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, एंड अगर आप उसके लिए आज पे कर रहे हो या आज के बाद पे कर रहे हो तो उसको नवंबर में कंसिडर किया जाएगा, उसको अक्टूबर मंथ के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। मेक इट वेरी क्लियर, अगर आप आज कल या परसों जब भी पे कर रहे हो तो उसको नवंबर मंथ के लिए कंसिडर किया जाएगा। ओके, इसमें आपको क्या प्रोवाइड होगा तो इंडियन एक्सप्रेस का आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड होगा एंड स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो रेलवेज टॉपिक है GS3 में उसके नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक मोरबी ब्रिज है जो कि कोलैप्स हो गया था गुजरात में, एंड ये कौन सी रिवर के ऊपर था तो ये मच्छू रिवर के ऊपर था। तो उन्हीं लोगों की स्टोरीज़ हैं कि 1 साल हो चुका है लेकिन उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ग्रीफ है। ठीक है, आपको यहाँ पर मोरबी ब्रिज पता होना चाहिए, मच्छू रिवर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच आर रेलिवेंट फॉर UPSC। एंड करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें हम प्रीलिम्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं, प्लस 10 FLTs भी आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए फॉर प्रैक्टिस, एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है जिसमें हम मेंस के सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट भी है मेंटरशिप को लेकर तो आप इस मेल ID पर मेल कर सकते हो एंड आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर पेमेंट डिटेल सारी मेंशन है कि कितना प्राइस है एंड आपको कौन सी UPI ID के ऊपर पेमेंट करना है, एंड डिटेल्स आपको इस email ID पर भेजनी है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट पुल्ड आउट ऑफ ऑटो इन फ़ोन स्नैचिंग बिड। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि फ़ोन स्नैचिंग के केसेस हो रहे हैं NCR में। यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से फ़ोन स्नैचिंग के केसेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन 2020 से अभी तक सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर रहे थे इतने टाइम से कि पंजाब में स्टबल बर्निंग कम हुआ है, हरियाणा में स्टबल बर्निंग कम हुआ है, तो उसके बाद भी दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्यों है? मेन रीज़न है इसका रेन। तो रेन नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से बारिश होती है तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। हवाओं की वजह से जो PM2.5 और PM10 है ये ब्लोन अवे हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन रहता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ज्योग्राफी क्लोज्ड है क्योंकि व्हीकुलर डेस्टिनी एंड डस्ट एंड फार्म फायर्स, हमने देखा भी था कि डस्ट सप्रेजेंट्स का कैसे यूज़ किया जा रहा है। प्राइमरी पोल्यूटेंट दिल्ली में क्या है? PM2.5 एंड PM10। दीज पार्टिकल्स कैन बी ब्लोन अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कैन बी वॉश्ड अवे बाई रेन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है तो उसको लेकर न्यूज़ है। इन MPs 2018 कास्ट वायलेंस एपीसेंटर एज पार्टीज वो दलित्स अपर कास्ट सिमर। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो हम दलित वायलेंस देख रहे हैं और ये वाला जो यहाँ पर रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें दलित वायलेंस देखने को मिला है।
उसका यहाँ पर वजह बताई गई। वजह ये है कि जो पार्टीज़ हैं ये एक्चुअली दलित को वू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण्स हैं उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम कौन सुनेगा अगर यहाँ पर सब लोग दलित को ही वू करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कास्ट वायलेंस देखने को मिला है। तो कास्ट वायलेंस में आप एक रीज़न ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं ये अपीजमेंट शुरू कर देती है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपीजमेंट शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी जो है ये यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है मोदी डायल्स इजिप्ट एलसीसी ओवर गाज़ा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर कॉल किया था इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, एंड यहाँ पर बात की गई है इजराइल एंड हमास की वॉर को लेकर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर को लेकर। एंड दोनों ही लीडर्स का यही कहना है कि यहाँ पर अर्ली पीस होना चाहिए, सेसेशन ऑफ वायलेंस होना चाहिए। 90 लाख लोग जो हैं इंडिया के ये वेस्ट एशिया में काम करते हैं, और ये जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है उनके लिए तो रिस्क है ही, साथ ही जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% हमारी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी नीड्स की है वो वहीं से फुलफिल हो रही है। तो एज इंडिया assesses द Israel Hamas war and reaches out to major stakeholders in West Asia, Prime Minister Narendra Modi and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi have discussed the deteriorating security and humanitarian situation and agreed कि early restoration होना चाहिए पीस एंड स्टेबिलिटी का रीजन में। एन अनईजी होम कमिंग, नवाज शरीफ वापस आ गए पाकिस्तान, उनके बारे में आर्टिकल हमने डिस्कस करेंगे। चेंज एंड चैलेंज ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था यूएन में एक रेजोल्यूशन है जो कि जॉर्डन सामने रखता है एंड अरब कंट्रीज़ जो हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने ये जो यहाँ पर रेजोल्यूशन था इसमें इंडिया ने अब्सटेन किया। अब इंडिया ने यहाँ पर क्यों अब्सटेन किया उसका ऑथर ने रीज़न बताया है। तो एक्चुअली ऑथर का ये कहना है कि जो इंडिया है ये टेररिज्म को हर फॉर्म में कंडेम करता है, कि किसी भी फॉर्म में टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर हमास ने किया वो भी टेररिज्म था। तो इंडियाज एब्सटेंटेशन ऑन द अरब रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा, एंड कनाडा ने यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बात की गई थी कि हमास वाली बात भी लिख दो, जो हमास ने यहाँ पर अटैक किया तो उसको भी कंडेम कर लो, लेकिन वो नहीं लिखा गया। उसके बाद भी बहुत सारे वोट्स मिल गए थे इसको, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया। तो ऑथर ने सबसे पहले ये कहा कि जो हमारा ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक फॉर्मलिज्म था और जो डिफेंसिव पॉलिटिकल करेक्टनेस थी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है उसको खुश रखना चाहते थे, लेकिन अभी हमारा कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो दिल्ली ऑल्सो डक द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। तो पहले अरब वर्ल्ड से टेररिज्म आता था, हम उसकी बात ही नहीं करते थे, लेकिन हमने यहाँ पर अब्सटेन करके बताया है कि कैसे अरब वर्ल्ड से भी यहाँ पर टेररिज्म आता है। तो विद इट्स लेटेस्ट वोट ऑन द लेटेस्ट यूएनजीए रेजोल्यूशन, दिल्ली हैज़ अंडरलाइन द प्राइमेसी ऑफ इट्स कंसर्न कि ये जो इंटरनेशनल टेररिज्म फैल रहा है, और बाकी पैलेस्टीन कॉज को तो हम सपोर्ट करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन ये तो अभी तक हमारी सरकार का स्टैंड है। तो वाइल द न्यू रियलिज्म इज़ वेलकम, बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर 3 चीज़ें देखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि इसको यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह मत यूज़ करो। यूएनजीए के रेजोल्यूशंस वैसे भी नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज उनसे बात करनी चाहिए, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को बताना चाहिए कि हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ कैसे खड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ पर टेररिज्म को भी कंडेम करते हैं। जो यहाँ पर वेस्ट एशिया से रेडिकलिज्म होता है हम उसको कंडेम करते हैं। तो फर्स्ट is to step up outreach to the Arab world and explain Delhi's abiding commitment to the Palestinians full statehood, publicly press Israel to respect the rules of the war, and हम इसराइल को भी प्रेस करें कि आपको वॉर के लॉस को फॉलो करना है, एंड श्योर अप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू गाजा। एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे बात तो कर ही रहे हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पर जॉर्डन के लीडर से बात की थी, अभी यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से बात की थी, और अभी आज हमने देखा कि जो इजिप्ट की प्रेसिडेंट है उनसे बात की है। सेकंड, जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको इन्वाइट करने की ज़रूरत है और उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पर क्यों अब्सटेन किया। एंड इसके अलावा क्या करने की ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल आप ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे कि कहीं कोई रैली चल रही है जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रैली चल रही है जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब नहीं करना है। तो दिल्ली नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो कि डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं इन फेवर ऑफ तेल अवीव एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन साइबर अटैक्स अगेंस्ट हमास साइट्स। तो ये नहीं होना है। 100 टेल्स टू इंस्पायर, तो जो हंगजाओ में हम गेम्स देख रहे थे, तो एशियन गेम्स में हमने देखा कि हमने बहुत सारे मेडल्स जीते थे। अभी यहाँ पर जो पैरा एथलीट्स ने, इन्होंने भी 111 मेडल्स जीते हैं। तो ऑथर ने बताया कि एशियन पैरा गेम्स में सबकी अपनी स्टोरी है, एंड ये जो डिसेबल्ड लोग थे जिनकी कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थी, एंड इन्होंने इसको कैसे कॉन्कर किया है और 111 मेडल्स लेकर आए हैं। कॉफ़ी विद अ न्यू करंट, ये सब हमने डिस्कस करेंगे। पॉलिसी टू व्हाट एंड हुज कॉस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अनियन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, एंड इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए कैसे काउंटर करेंगे कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ा दो, अपने आप ही काउंटर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट यहाँ पर कम कर दो। तो सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया, और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे ज़्यादा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट ना हो और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनी रहे।
तो अगर यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि बाहर जो है ये सामान ना जाए और ये आपके कंट्री में ही रहे, इसके क्या क्या इंप्लीकेशन है? पहला इंप्लीकेशन ये है कि अगर सामान बाहर नहीं जाएगा तो जो कंट्रीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट थे अभी उनका आपके ऊपर से तो भरोसा हट जाएगा ना। कभी आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देते हो, कभी आप यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देते हो, तो बेसिकली जो एक्सपोर्टिंग नेशंस में हमारी इमेज है वो ख़राब होगी। हमारे देश में पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, इसका एक मैसेज जाता है। दूसरी बात, आप यहाँ पर प्राइस कम करके किसके लिए अच्छा करना चाह रहे हो? तो प्राइस कम करके एक्चुअली यहाँ पर जो मिडिल क्लास है आप ये चाह रहे हो कि उनको यहाँ पर कम प्राइस पे करना पड़े। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान यहाँ पर फार्मर्स को हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स को जितना प्राइस मिलना चाहिए वो तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए मिल नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली आप यहाँ पर अपर मिडिल क्लास को सर्व कर रहे हो फार्मर्स की कॉस्ट पर। तो गिवन दैट अ नंबर ऑफ स्टेट इलेक्शंस आर कमिंग अप, तो वन कैन अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर ओवर ड्राइव है कि हमें फूड इन्फ्लेशन को हर तरीके से टेम करना है, और ये इन्फ्लेशन को एक इशू नहीं बनाना चाहते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में। बट हाउ वी टेम फूड इन्फ्लेशन एंड किसके कॉस्ट पे, ये एनालाइज करना जरूरी है। तो क्लासिक केस सबसे पहले यहाँ पर बासमती राइस के बताया गया। तो बासमती राइस में यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया है 1200 पर टन डॉलर्स। वैसे अगर हम प्राइस देखें तो एक्चुअली 800 कुछ चलता है और आपने 1200 लगा दिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट तो नहीं होगा 1200 कॉस्ट पर। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो बासमती राइस है ये कौन कंज्यूम करता है? तो ऑथर ने बोला ये अपर मिडिल क्लास और रिच इन इंडिया कंज्यूम करते हैं, और ये एक्सपोर्ट होता है टू द गल्फ कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल्सो द यूएस, पंजाब एंड हरियाणा इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। द एक्सपोर्ट प्राइस नॉर्मली जो है ये 800 से 1000 पर टन रहता है, लेकिन आपने इसको 1200 कर दिया, तो 1200 में तो बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट ही हो चुका है। इन मैनी मंडीज ऑफ पंजाब हरियाणा जो ट्रेडर्स हैं वो बासमती राइस ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अब यहाँ पर उनसे कोई ले ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ गई, डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को उतना प्राइस मिल ही नहीं पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। और आप यहाँ पर बात करते हो कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है। तो एक्सटर्नली इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इट टेक्स ईयर्स एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप करने के लिए। और जो आपकी इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन होते हैं कि अचानक से यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया, अब अगर हमने यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, तो पाकिस्तान दूसरा यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर बासमती राइस का पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो आपने मार्केट बनाई है उसको पाकिस्तान एक्वायर कर लेगा। तो डू आर ट्रेड पॉलिसी मेकर्स नो व्हाट डैमेज दे आर डूइंग टू एग्री एक्सपोर्ट्स? देयर इज अ नीड टू रिविजिट एंड रिवाइज दिस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एज सून एज पॉसिबल। फिर ये बताइएगा कि आपने नॉन बासमती राइस, पार बॉल राइस, सबके साथ ही आप ऐसा कर रहे हो। तो व्हाट इज नीडेड कि हमारे पास एक स्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि नी जर्क रिएक्शन होना चाहिए। इट इज़ वेल नोन दैट इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। मच ऑफ द नॉन बासमती राइस जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है। और अगर आप ऐसे बैन लगा देते हो तो वो कंट्रीज़ तो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये इंडिया की बहुत अच्छी इमेज नहीं लेकर जाता है ग्लोबल साउथ में। फिर एक आपने सेविंग ग्रेस रखा कि एक्चुअली यहाँ पर किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख सकता है कि हमें ज़रूरत है, तो ऑन द केस टू केस बेसिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अलाउ कर सकती है। दैट इज श्योरली नॉट अ गुड वे टू डिजाइन एन एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। फिर वही अनियंस की यहाँ पर ऑथर ने बात की है। फिर ऑथर ने एक्चुअली ये कहा है कि अगर हम बात करें यूपीए गवर्नमेंट की, तो यूपीए गवर्नमेंट में जो एग्री एक्सपोर्ट्स थे ये 43.27 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर टच कर गए थे 2013-14 में, अप फ्रॉम 8.67 बिलियन डॉलर इन 2004-5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्चुअली 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 8 से सीधे 43। लेकिन जो यहाँ पर 10 साल का एनडीए रूल हुआ है इसमें 200 बिलियन डॉलर हो जाने चाहिए, बट इन रियलिटी ये 50 बिलियन डॉलर भी इस साल नहीं हो पाया है। इसका रीज़न क्या है? इस तरीके की एक्सपोर्ट पॉलिसी। अ मेजर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फेलियर लाइज इन रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आप यहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर को फेवर करना चाहते हो। और ऑथर का ये कहना है कि आप कौन से कंज्यूमर को फेवर करना चाहते हो? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आप यहाँ पर अनाज देते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी में 5 किलो अलग से अनाज यहाँ पर मिलता है आपको, ठीक है। तो आप किसको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो? आपके यहाँ पर अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास को सपोर्ट करना चाहते हो कि उनको सस्ते में सामान मिल सके। तो इफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स नीड टू बी हेल्प, इट शुड बी थ्रू डोमेस्टिक इनकम पॉलिसी टारगेटेड टुवर्ड्स ओनली द वल्नरेबल सेक्शंस। जब पॉवर्टी यहाँ पर हवर करिए 15% में एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एंड व्हेन मोर देन 800 मिलियन लोगों को फ्री व्हीट राइस मिल रहा है, तो वन डज नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि आप यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्यों लगा रहे हो। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट ही हमारा एग्रीकल्चर कितना कॉम्पिटेटिव है विज विज वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर में R&D में पैसा बढ़ाने की जरूरत है, इरीगेशन में, फर्टिलाइजर में, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, लेकिन आप क्या करते हो? आप यहाँ पर MSP देते रहते हो, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। हमारा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉपुलिज्म जो है ये और ज़्यादा पीक कर जाता है इलेक्शन टाइम्स में, जिसकी वजह से और ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती है। फूड सब्सिडी दी जा रही है 2 लाख करोड़ की, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है 2 लाख करोड़ की, और जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो डोल्स, यहाँ तक कि रेवड़ीज देना शुरू कर दिया जाता है। देर इज नो dearth ऑफ मनी being स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर और कंज्यूमर्स टू हैव फूड सिक्योरिटी, बट द मैनर जिस तरीके से पैसा खर्च किया जाता है इट इज़ सब ऑप्टिमल।
तो पॉलिसी मेकर्स को ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म मोड है ये ऐसा क्यों करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, एंड कई बार ये इलेक्शंस जीत भी जाते हैं अपने इन डोल्स के चलते। आवर नेशंस पावर विल बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स कैपेसिटी टू इनोवेट, प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने की जरूरत है। द शिफ्टिंग मीनिंग ऑफ टेरर, ये हमने डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी अच्छा आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। तो इकोनॉमी में स्टैटिक पोर्शन में आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। वर्ल्ड पेज पर यही न्यूज़ रहती है इसराइल हमास को लेकर, तो वही न्यूज़ आज भी। इकोनॉमी पे सिक्किम प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉयड, तो एक्चुअली हमने देखा था कि सिक्किम में क्यों फ्लड आई थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ये पता हो कि कौन सा डैम फेलियर हुआ था देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हमने डैम फेलियर का नाम भी देखा था कि कौन सा डैम था। यहाँ पर बताया गया कि जो हायर इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वहाँ पर ज़्यादा कंप्लाइंस देखी गई है, अपवर्ड मोबिलिटी लोगों की देखी गई है, जो यहाँ पर टैक्स बेस है लगातार वाइडन हो रहा है। कॉशन फॉर इसराइल, तो इसराइल हमास का वॉर उसको लेकर है। चाइना मॉडल इंडिया डिडंट फॉलो, ये अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पर आर्थर लुइस की बात की गई है, एक्चुअली इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आर्थर लुइस ने ये बोला था कि जो कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस लेबर है उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करनी चाहिए। एंड अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेंगे तो जो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर है ये मूव होगा मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 हेक्टेयर पे 10 लोग काम कर रहे हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये जो 8 लोग हैं ये तो एक्चुअली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, तो इनको किसी और सेक्टर में डालो। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ उतनी हो नहीं पाती है एंड हम डायरेक्टली सर्विस सेक्टर के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो यही बताया गया कि जिस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर में वर्कर्स कम होने चाहिए तो वो नहीं हुए हैं। In 1954, the St. Lucian economist William Arthur Lewis wrote about the enormous industrialization possibilities जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं, जिनके पास बहुत सारा लेबर है और जो सब्सिस्टेंस वेजेस पर काम कर सकता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन लेबर की जीरो है, क्योंकि अगर 2 लोग काम करें तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा एंड 10 लोग काम करें तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। लुइस इन्फ्लुएंशियल ऐसे आर्ग्यू दैट एन एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये इन सारे सरप्लस लेबर को एब्जॉर्व कर सकता है। ऑल इट हैड टू डू वॉज पे वेजेस जस्ट हाई इनफ कि एक इंसान एग्रीकल्चर को छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में अगर उसको 200 रुपये मिल रहे हैं और आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में 250 रुपये भी दे दोगे ना, तो वो फार्म का काम छोड़ के अपने मैन्युफैक्चरिंग में काम करने आ जाएगा। For Lewis, he won the Economics Nobel Prize in 1979। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्चुअल इनएविटेबिलिटी था उन नेशंस के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर है। हाउ इज़ द मॉडल प्लान आउट इन इंडिया, तो नॉट क्वाइट द वे जिस तरीके से यहाँ पर लुइस ने एनविसाज किया था। तो एग्रीकल्चर में 2/3 लोग थे 90s तक, उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ, 64.6% से 48.9% हुए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम इंक्रीज हुआ है। तो ये कहाँ चले गए, तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10.4% से 12.6% इंक्रीज हुआ। तो एक्चुअली हमने मैन्युफैक्चरिंग को स्किप ही कर दिया, हम डायरेक्टली यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जंप कर गए। द सब्सिक्वेंट पीरियड हैज सीन द फार्म सेक्टर शेयर इन द कंट्री लेबर फोर्स फर्स्ट ड्रॉप समवॉट स्लोली एंड उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन कोविड में वापस से हमें इसका रिवर्सल देखने को मिला है। सिंपली पुट द वर्चुअस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो जॉब्स बीइंग जनरेटेड आउटसाइड एग्रीकल्चर ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी सर्विसेज में है, या तो आपको गिग वर्कर्स देख रहे होंगे या तो आपको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देखने को मिल रहा है। तो फार्म एज अ फैक्ट्री, अब ऑथर ने बोला है जब ये आर्थर लुइस ने मॉडल दिया था उस समय के लिए सही था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फार्म में भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फूड प्रोसेसिंग में जॉब्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो जो यहाँ पर लिंक हो फार्म के साथ उसमें भी बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीगेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग ऑफ प्रोड्यूस और द सप्लाई ऑफ द इनपुट्स एंड द सर्विसेज टू द फार्मर्स। ठीक है, जेवुआ विटनेसेस जो कि हमने फर्स्ट पेज पर देखा कि यहाँ पर अटैक हो गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो एंड आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।